ये मोटा है। अब हम कहें कि कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है, तो हमने देखा है कि जो पतला होता है, जो थिन होता है, वो ज़्यादा स्पीड से दौड़ सकता है। थिन कैसी स्पीड से दौड़ सकता है? ज़्यादा स्पीड से। और मोटा वाला कम स्पीड से दौड़ सकता है। तो इससे यही एग्जाम्पल से आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं कि थिन कैसे ज़्यादा स्पीड से दौड़ सकता है और थिक कम स्पीड से दौड़ सकता है। मतलब कि पतला ज़्यादा स्पीड से दौड़ लेगा एज़ कम्पेयर टू मोटा। तो यही हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है और कुछ नहीं होता। अब आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो बॉडी मतलब कि अगर वो स्टेट सेम रखना चाहिए, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अनलेस एंड अनटिल फोर्स एक्टिंग ऑन इट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब कि जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, एक आलसी व्यक्ति है। कैसा है? आलसी व्यक्ति है। और उसे उसका बॉस जब तक नहीं कहेगा तब तक वो कुछ काम नहीं करेगा। अगर वो बैठा है तो बैठे ही रहेगा, अगर वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा। मतलब कि वो अपने दिमाग से नहीं चलता है। ऐसे ही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ हम लोगों को बताता है कि मतलब कि कोई भी बॉडी, और मतलब कि कोई भी बॉडी अपने हिसाब से कुछ नहीं करेगी। जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो काम ही नहीं करेगी। अब जैसे कि इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी कांट चेंज, द बॉडी कांट एक्सेलरेट। मतलब कि का क्या मतलब हुआ? जब तक फोर्स नहीं, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब कि वो स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हम लोगों में इम्प्रूवमेंट होता है। इम्प्रूवमेंट कब होता है? जब हम पे कोई जोर लगाता है, हमारा कोई जोर लगा रहा हम पे, तो हमें क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होगा। तो ऐसा ही है कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं, मतलब कि वेलोसिटी होगी नहीं, एक्सेलरेशन होगा नहीं। मेन चीज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ हम लोगों को क्या बताता है? इनर्शिया एंड इज राइटली कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा ही है अभी। और इनर्शिया कितने टाइप की होती है? इनर्शिया होती है 3 टाइप की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहती है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहती है कि इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाई इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब कि वो रेस्ट पे रहना चाहती है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे कि एक बॉडी है, वो रेस्ट पे रहना चाहती है और कांट स्टार्ट मूविंग बाई इट्स ओन। मतलब कि वो बढ़ना ही नहीं चाहती। कुछ लोग आलसी होते हैं, वो बढ़ना ही नहीं चाहते। इसका एग्जाम्पल क्या है? पर्सन हु इज स्टैंडिंग फ्रीली इन बस देन थ्रोन बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स सडनली। तो जैसे कि एक आदमी बस में खड़ा है, ऐसे ही बस है और इसमें आदमी कोई खड़ा है, तो जैसे ही बस चली तो वो कैसा हो जाता है? पीछे हो जाता है। तो ये पीछे क्यों हो जाता है? इसको ये कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पीछे हो जाता है। जो काम पहले करता है उस हिसाब से इनर्शिया होती है। इसको मैं समझाऊंगा आराम से। जैसे कि वो एकदम से खड़ा था, एकदम से मूव किया, तो कैसे हो गई? इनर्शिया की वजह से उसकी अपर बॉडी, नीचे की बॉडी कैसी हो गई? मोशन में हो गई। और ऊपर की बॉडी तो उसकी कैसी थी? ऊपर की बॉडी तो हमारी द बॉड सो दिस पार्ट, ये तो हमारा नीचे वाला पार्ट तो उसके साथ बस के साथ मूव करने लगा। जैसे कि हम लोगों को बस है, बस के साथ मूव करने लगा नीचे वाला पार्ट। अब लेकिन अपर पार्ट का क्या करें? तो अपर पार्ट जैसे कि अब हमारी कमर के ऊपर का पार्ट है, तो उसमें कोई फोर्स ही नहीं हुआ, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहते हैं? तो अपर पार्ट ने तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया। तो जब अपर पार्ट ने कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया तो वो क्या करती है? वो बॉडी वहीं रहती है और हम लोगों को दिखता है कि वो बॉडी पीछे मूव कर रही है, जबकि वो बॉडी पीछे मूव नहीं कर रही होती। जो हमारे नीचे वाला पार्ट होता है वो आगे मूव कर रहा होता है। ये होता है मेन चीज़। जैसे कि और सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि मतलब कि एक आदमी खड़ा था, बस चल दी, तो किस वजह से हुआ? आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा क्यों हुआ? तो ये होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से और कुछ नहीं। अब एक if motion of bus is slow, the inertia of motion will transmitted to the body of the person uniformly, so entire body will of the person will come in motion with the bus and person will not feel any experience of jerk। जब एकदम से अचानक से स्टार्ट होती है तो हमें ऐसा फील होता है, लेकिन एकदम से स्लो स्लो होती है तो नहीं ऐसा फील होता है। यही इसमें लिखा है। अब आते हैं जैसे कि व्हेन अ हॉर्स स्टार्ट सडनली, मतलब कि एकदम से घोड़ा एकदम से चलने लगता है, तो हमारा राइडर कैसे होता है? पीछे पकड़ने लगता है। तो क्यों होता है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है, जैसा हमने पढ़ा था। अब बुलेट है, बुलेट हमारी किसी भी, जैसे हम लोगों को दे दिया गया खिड़की, खिड़की में लग रही है, तो उसमें वो क्या करती है? बुलेट एकदम से पूरी खिड़की को चटकाती नहीं है, जबकि बॉल लगती है तो बॉल पूरी खिड़की को चटका देती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बुलेट की स्पीड
हमारी बॉल से बहुत ज़्यादा होती है, स्टोन से बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट विद ग्लास बहुत कम होता है। यहाँ पे बहुत कम है, इसकी टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम है, तो इससे क्या हो जाएगा, तो जो बुलेट, इन केस ऑफ बुलेट मोशन इज ट्रांसमिटेड ओनली टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ग्लास। जो हमारा मोशन होता है बहुत छोटे पोर्शन को ही ट्रांसमिट कर पाता है, तो यहाँ से हम लोगों को एक क्लियर होल दिखाई देता है। और बॉल के केस में क्या होता है, टाइम ज़्यादा होता है तो पूरे में ट्रांसमिट हो जाता है। जैसा कि हम लोग बीमारी के केस में देखते हैं, जैसे कि कोई बीमार होता है, अगर वो ज़्यादा टाइम लगाएगा तो ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है ऐसी। तो यहाँ पे स्टोन या बॉल को हम कैरी मान सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम लगेगा ज़्यादा हो जाएगा। अब आते हैं इन अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। अब हम लोगों को देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट अरेंजमेंट, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, जहाँ पे हम लोगों को एक ऐसा अरेंजमेंट दिया है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से दिखा देते हैं। ऐसा एक अरेंजमेंट दिया गया है। अब देखते हैं क्या इसका मतलब क्या है। जैसे कि हम लोगों को दिख रहा है कि जो स्ट्रिंग है बी, स्ट्रिंग को हम लोग कर रहे हैं पुल, एकदम से अचानक से पुल कर रहे हैं, मतलब कि अचानक से खींच रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि एक बी से खींचा और ए पे क्या है, ए पे बॉडी कैसी होगी, रेस्ट पे होगी, जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है। अब जब वो रेस्ट पे होगी तो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो मूव नहीं करना चाहिए, यहाँ की बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो यहाँ से स्ट्रिंग टूट जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पहली तो टूटा, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से टूटेगा। तो हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि ए से टूटेगा। ए से क्यों टूटेगा, क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे मास एम एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे कौन सी जगह ज़्यादा फोर्स लगेगा, ए पे ज़्यादा फोर्स लगेगा कि बी पे, तो ए पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट, ऐसा एकदम से टेबल बनी होती है, हम लोगों ने मूवी वगैरह में देखा, ऊपर ग्लास टाइप के रखे होते हैं और अचानक से कपड़ा खींच देता है, तो वो अचानक से कपड़ा खींचा चला आता है और वो ग्लास हिलती नहीं है। तो वो कैसा क्यों होता है, इस बात को बता रहे हैं। तो वो इसीलिए होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। अब आते हैं डस्ट पार्टिकल, जैसे कि हमारे डस्ट पार्टिकल ऐसे हमारी कारपेट है और इसको में हम डंडे से मार रहे हैं, तो हमारे डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलने लगते, तो वो होता क्यों है, तो वो हमारा होता है एनर्जी ऑफ रेस्ट की वजह से। ये एग्जाम्पल ही ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ही पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछेगा। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या कहता है कि जो इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्ससेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि हमारी बॉडी है, अगर वो एसलेट कर रही, तो मतलब कि अ बॉडी इन यूनिफॉर्मेशन कैन नाइदर एसलेट नॉर रिटार्ड बाई इट्स ओन। मतलब कि जैसे कि कोई बहुत स्पीड में चल रहा है, उसे रुकना ही नहीं है, ऐसे मान सकते हैं, तो वो रुकना ही नहीं चाहता है, तो उसे एनर्जी ऑफ मोशन कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि वैन, अ बस और ट्रेन स्टॉप सडनली। इनर्शिया रेस्ट में क्या था, स्टार्ट था सडनली। इनर्शिया रेस्ट के लिए था स्टार्ट, और इनर्शिया मोशन के लिए क्या है, एकदम से स्टॉप। क्या है, स्टॉप, स्टॉप सडनली। यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, स्टॉप मोशन, मोशन वाला आदमी को क्या करना है, रोकना है, और रोकने वाले को मूव करना है। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए हो जाएगा स्टॉप, मतलब कि अपोजिट वाला करना, मोशन वाले को स्टॉप करना है और रेस्ट वाले को मोशन में करना है, ऐसे इस टाइप के एग्जांपल से। तो पैसेंजर सिटिंग इनसाइड टेंस टू फॉल फॉरवर्ड, इसमें क्या होता है, इसमें आगे की तरफ गिरने लगता है। उसमें कैसा गिर रहा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में पीछे की तरफ गिर रहा था। भैया रेस्ट, जो आदमी ऐसे याद कर सकते हैं, जो रेस्ट करेगा तो वो लाइफ में कैसा जाएगा, पीछे, और जो मोशन में रहेगा मतलब कि काम करेगा, तो वो लाइफ में कैसे जाएगा, आगे। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब जैसे कि अ पर्सन जम्प्स आउट ऑफ मूविंग ट्रेन में फॉल फॉरवर्ड, जैसे कि एकदम से कूदता है कोई इंसान, हम लोगों ने जैसे सोचा हुआ है, बहुत से लोग एकदम से चलती गाड़ी से कूदते हैं, तो वो कैसे होते हैं, आगे की तरफ गिरने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और एथलीट है वो रन सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग जंप। एथलीट दौड़ता है, क्यों दौड़ता है ये बताओ। तो दिस ये इसीलिए दौड़ता है जिससे कि वो थोड़ी वेलोसिटी ऐड कर पाए, और फॉर द टाइम मॉफ जंप एंड ही जंप फिर भी लॉन्गर डिस्टेंस, तो वो लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर पाए, जैसा कि हम लोगों को ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए हमारा एथलीट, इसलिए दौड़ता है। ठीक है, अब आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि हमारी बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा स्टोन टायर्ड है, किसमें एक स्टिंग से, और उसको घुमा रहे हैं हम आराम से, तो स्टोन फ्लाइज ऑफ अलॉन्ग, अगर वो टूट जाता है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो हमेशा सर्किल की, जैसा हमारा सर्किल है, सर्किल की टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि बहुत से लोगों ने देखा होगा, वेल्डिंग होती है एक, और गोल से चिंगारी सी निकलती है, तो वो ऐसे हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में निकलती है।
तो यहाँ पे दिस इज बिकॉज द पुल इन स्ट्रिंग वॉज फोर्सिंग द स्टोन टू मूव इन अ सर्किल। तो वही चीज़ दी गई है, और जैसे ही वो पुल वैनिश हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा, तो स्टोन इन अ बिड टू मेक ऑल टुगेदर स्ट्रेट लाइन फ्लाइज ऑफ टेंजेंसली। कुछ नहीं है ये। अब आते हैं रोटेटिंग व्हील। तो रोटेटिंग व्हील ऑफ एन, जैसे हमारे साइकिल है, साइकिल एकदम से कीचड़ में चला रहे हैं हम लोग, साइकिल कीचड़ में चल रही है, तो वो कैसा किधर फेंकती है, जो कीचड़ होता है तो कीचड़ हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में फेंकती है, तो उसे ही हम बोलते हैं। तो इससे भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का आइडिया लगा सकते हैं। अब आता है एक और, व्हेन अ कार गोज राउंड अ कर्व देन, जो ऐसे एक कार में एक कार है, मतलब हमारी इसको कार मान लेते हैं, हमारी ड्राइंग तो अच्छी है नहीं। तो जैसे कार में बैठे आदमी होता है तो एकदम से वो एक साइड की तरफ जाता है, मतलब कि वो फेंकने लगता है, बाहर फेंकने लगता है। तो क्यों फेंकने लगता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। इन एग्जांपल्स को ध्यान रखना है और कुछ नहीं। जैसे कि व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न द पैसेंजर थ्रोन आउटवर्ड। तो क्यों होता है? अब अभी मैंने पढ़ा है, तो आप लोग इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ मोशन बोथ एंड भी, तो हम लोगों को दिख रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो कैसा होता है? थ्रोन आउटवर्ड होता है। सडनली टेक्स अ टर्न, तो यहाँ पे हमें इनर्शिया ऑफ मोशन दिख रहा है। अब आते हैं, ए पर्सन सिटिंग इन अ ओपन कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोन अ बॉल वर्टिकली अप इनटू द एयर। तो बॉल कहाँ जाएगी ये पूछा है। तो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी ये होती है, एक आदमी खड़ा है और वो बॉल कैच करने की कोशिश कर रहा है, तो बॉल हमेशा उसके हाथ में गिरेगी। अगर वही स्पीड से मतलब एसलेट कर जाता तो बॉल कहाँ गिरती? तो बॉल उसके पीछे गिरती। अगर वो एसलेट कर जाता, और डिसलेट कर जाता तो बॉल उसके आगे गिरती। ऐसे ये 3 एग्जाम्पल हैं, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट यही होता है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेलोसिटी दोनों के लिए सेम होता है, इसलिए वो सेम डिस्टेंस कवर करती हैं। अब आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसे किंग ऑफ द चैप्टर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? किंग ऑफ द चैप्टर। जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसी से बनते हैं। तो ये होता क्या है? चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, जो हमारी बॉडी पे अप्लाइड किया जाएगा उसके प्रोपोर्शनल होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी एम वी डी वी अपॉन डी टी कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारा एफ इजकल टू एम ए फॉर्मूला ड्राइव होता है, मेन चीज़ ये होती है और कुछ नहीं होता है। अब हम करने की कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम पहुँच गए फोर्स की वैल्यू के ऊपर। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m/L/2, और इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन, और CS यूनिट होती है डाइन। अब आते हैं न्यूटन। 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 न्यूटन को डिफाइन करते हैं कि 1 किलोग्राम की बॉडी पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे न्यूटन और डाइन का रिलेशन आप लोगों को बताना है, और इसको कैसे निकालते हैं वो भी बताना है। हम लोगों को पता है रिलेशन क्या होता है, 10⁵ होता है। या आप लोग नहीं निकाल पाते तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमें देखिए m/L/2। तो m क्या हो जाएगा? अगर हम CGS में नापें, जैसे कि ग्राम हो जाएगा 10⁻3, लेंथ हो जाएगी 10⁻2, और टाइम का तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो यहाँ पे डायन हो जाएगा 10⁵ ऐसे कर सकते हैं। याद क्या करना है? और यहाँ पे आ जाते हैं अलग अलग फोर्स के हिसाब से। जैसा कि हम लोगों को पता है फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे कि हम लोगों को अगर कोई भी फोर्स दे दिया, उसकी डायरेक्शन नहीं बताई, और वहाँ पे वैल्यू मतलब पॉजिटिव फोर्स के लिए पॉजिटिव फोर्स को हम रिपल्सिव मानते हैं और नेगेटिव फोर्स को अट्रैक्टिव मानते हैं। एग्जांपल क्या होता है पॉजिटिव फोर्स का? होता है फोर्स बिटवीन 2 सिमिलर चार्ज। 2 सिमिलर चार्ज हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। तो पॉजिटिव कैसा होता है? रिपल्सिव होता है। और नेगेटिव कैसा होता है? नेगेटिव होता है अट्रैक्टिव। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ये है इंपॉर्टेंट चीज़ ये। तो मैंने इसको याद करने की ट्रिक भी बताई है। न्यू क्या होता है? न्यू का मतलब वो NEW, न्यू गेम मांग रहा है, एक बच्चा न्यू गेम मांग रहा है, तो उसके लिए ट्रिक होती है कि न्यू का मतलब होता है न्यूक्लियर फोर्स, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे फिर बी की न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसमें ये और ध्यान रखना कि ये कैसे है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे आगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद
वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होता है ऑर्डर। इससे ऑर्डर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, तो मैं सीधे क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। न्यूक्लियर फोर्स को हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। अब आते हैं कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। तो कांस्टेंट फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, जैसे कि कांस्टेंट होती है। और वेरिएबल और डिपेंडेंट फोर्स ये आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फोर्स होते हैं, जैसे कि हमारा पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। इन केस ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स को हम क्या कह सकते हैं, मोशन ऑफ चार्ज बॉडी, चार्ज पार्टिकल्स इन अल्टरनेटिंग करंट इज अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। तो हमसे पूछे टाइम डिपेंडेंट फोर्स कौन सा होता है, तो एसी करंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है उसे टाइम डिपेंडेंट फोर्स कहते हैं। और पोजीशन डिपेंडेंट क्या होता है, पोजीशन डिपेंडेंट जो पोजीशन से चेंज करते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स और हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है दो पार्टिकल्स के बीच में। अब आते हैं वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है 6π_η_r_v। अब यहाँ पे ईटा दिया गया है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आप लोगों को डायमेंशन कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका डेरिवेशन भी बता सकते हैं या एफ कैसे आया। अब आते हैं फोर्स ऑन और फोर्स मतलब वेलोसिटी पे कौन कौन से फोर्स डिपेंड करते हैं। एक तो विस्कोसिटी और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, ख्वाब, क्या बोलते हैं, ख्वाब। अब बैठा है अपने ख्वाब में बेटा, ख्वाब में, तो यहाँ से हम लोग बी की डायमेंशन भी निकालते हैं। तो बी का डायमेंशन भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब आते हैं सेंट्रल फोर्स पे, तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है कि जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ से हो, वो होता है सेंट्रल फोर्स। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, इसका एग्जांपल होता है जो हमारी अर्थ मूव करती है, उस वो हो गई न्यूक्लियस हो गया, और एक ऐसे ही स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा। इसमें से क्वेश्चन बहुत कम बनेगा। यहाँ आते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जिसमें हम पूरा चक्कर लगा के आ जाएं लेकिन हम पे रुपए ना लगे, ऐसा फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। मेट्रो वगैरह में अगर आप लोगों ने कभी ट्रैवल किया तो जहाँ से एंट्री करते हैं अगर वहीं से एग्जिट करते हैं तो रुपए नहीं लगते, ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत रुपए कटते, मतलब बहुत मिनिमम बैलेंस होता है। बहुत से लोग ज़्यादा ट्रैवल कर लेते और फिर आ जाते, तो वही कंजर्वेटिव फोर्स ही मान सकते हैं। ऐसे ही हम लोग माइंड में रख सकते हैं, अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल को माइंड में रखो तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रहता है। ऐसा होता है हमारी बॉडी, हमारे माइंड का खेल। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि पूरा घूम के चक्कर लगा के आ गई, अगर वहीं आ गए तो कोई चार्ज नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा। और ये कैसा होता है, पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। अब और इसके एग्जांपल मैंने होते हैं, एग्जांपल क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलास्टिक फोर्स, ये तीनों कैसे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये ध्यान रखिए। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स हमारे कैसे होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, क्योंकि इनके ड्यूरिंग में हमारी हीट में थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब आते हैं रिएक्शन पे, तो अब आते हैं रिएक्शन पे। तो हमें पता है रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन 12th क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा, 11th क्लास में पढ़ा हो, तो रिएक्शन होता है कि वो फोर्स जो हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है उसे बोलते हैं रिएक्शन। जैसे कि इसमें दिख रहा है रिएक्शन क्या है, परपेंडिकुलर, और इंक्लाइंड प्लेन में हम लोगों को दिख रहा है रिएक्शन कहाँ है। ये फिगर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होती है। अब आए हैं तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स भी देख ही लेते हैं। इक्विलिब्रियम फोर्स ऑफ क्या कहता है, ऐसा क्लोज बन जाए फोर्स का तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स होता है। और लेमिस फार्मूला क्या होता है, एफ अपॉन साइन अल्फा इजकल टू कॉन्स्टेंट, एफ अपॉन साइन अल्फा इजकल टू एफ अपॉन F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। और यहाँ पे अल्फा बीटा और F1 और F2 क्या होती है, अपोजिट होते हैं, मतलब कि जैसे अल्फा होगा तो F1 के अपोजिट वाले फोर्स से बनेगा F1। इसका कोई इम्पोर्टेंट होता नहीं है। यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी भी, उस पर फोर्स लग रहा है अलॉन्ग, ये फोर्स लग रहा है हम पे, ये वाला फोर्स, ये तीनों फोर्स लग रहे हैं। तो हमसे पूछा वेलोसिटी कैसी रहेगी, तो वेलोसिटी हमेशा अनचेंज रहेगी। अनचेंज क्यों रहेगी, क्योंकि नेट फोर्स उस पर जीरो रहेगा, तो वेलोसिटी हमारी अनचेंज रहेगी। ये है बस, क्वेश्चन देखने में कन्फ्यूजन कर। अब पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मारोगे तो पिटोगे, क्या होगा, मारोगे तो भैया पिटोगे भी, मारोगे तो पिटोगे भी, ऐसे याद कर सकते हैं। और कैसा होता है, अपोजिट होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन बॉडी द सेकेंड बॉडी ऑल्सो एग्जर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जैसे कि फोर्स इन नेचर ऑलवेज इक्वल इन, तो ये हमें बताता है कि जो नेचर में फोर्स होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल।
इसका मतलब कि अगर हम किसी पे भी कुछ भी लगाएंगे फोर्स तो वो भी रिटर्न में करेगा। बस इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट चीज़ों पे होता है। मतलब कि हमने तुम्हें मारा तो तुम हमें मारोगे, हमने तुम्हें मारा तो हम ही खुद ही नहीं पिटेंगे, ये होता है एक तरीके से। ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और इनकी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही एक्शन और रिएक्शन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मतलब कि एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे होता है, बस ये ध्यान रखना है। एक्शन रिएक्शन कांट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। इफ़ अगर दोनों सेम बॉडी पे लगेंगे तो हर चीज़ सेम ही रहेगी, तो कुछ होगा ही नहीं। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे कि हमारी बुक रखी है टेबल पे, तो बुक टेबल पे क्यों रखी, नीचे तो जी लग रहा फोर्स, तो ऊपर भी कोई फोर्स होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने जैसा कि आर को डिफाइन किया था, तो वो रिएक्शन फोर्स ऊपर रखता है और जिससे बैलेंस बना रहता है। अब बुक टुक सपोर्ट्स बाई एक्सर्टिंग इक्वल एंड इक्वल फोर्स ऑन द, मतलब टेबल होती, टेबल हमें सपोर्ट देती है इक्वल फोर्स लगा के ऊपर, और सिस्टम रेस्ट पे हो जाता है। जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल हैं। जो हमारी स्विमिंग होती है पॉसिबल क्यों होती है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। जो गन इज फायर्ड तो बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, तो बुलेट फॉरवर्ड होती है और रिकॉइल कैसा होता है, बैक। जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है, जो गन होती है, गन हमारी फायर होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और हमारी रिकॉइल होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे पास गन है, तो हमारे एकदम से झटका लगता है। क्यों लगता है, तो वो इसीलिए लगता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। हमारी बॉल हमने फेंकी, जैसे कि हम लोग खेलते थे रबड़ की बॉल पे, तो फेंकी तो वो ऊपर आती है, मतलब कि ज़मीन में लग के ऊपर आती है, तो वो क्यों होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। वॉकिंग ऑन ग्राउंड पॉसिबल है क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। और अगर हम सैंड पे और आइस पे नहीं चल पाते, तो क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं होता है। ड्राइविंग अ नेल इनटू द वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द नेक इज डिफिकल्ट, क्यों होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ट्रिपल स्टार रेटिंग दो भैया, ट्रिपल स्टार रेटिंग। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बताते रहे। जैसे कि हम लोग फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और हमें मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है एक्सर्टेड, तो हम कैसे लगा सकते हैं, हम लोग जंप करके लगा सकते हैं, हम स्प्लिटिंग या स्नीजिंग करके, मतलब चीख के या उल्टी करके लगा सकते हैं, या बाय रोलिंग और बॉडी टू द, हम मतलब रोल करके या रनिंग करके। तो हम लोग स्नीज करके या स्प्लिटिंग करके क्या कर सकते हैं, अपने आप को फोर्स लगा सकते हैं, अपने आप को पीछे मूव करा सकते हैं। क्योंकि या कुछ भी हो, हमारे पास अगर कोई स्टोन होता, कपड़ा होता, तो उसको हम कैसे करते, आगे की तरफ फेंक देते। और ये सारी कंडीशन कहाँ पॉसिबल होती है, ये स्पेस में पॉसिबल होती है। अब आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट ये समझ लीजिए जैसे कि कोई चीज़ मोशन में है, तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कोई एक्स्ट्रा फोर्स काउंट नहीं करते, मतलब कि उसको दूसरे फोर्स को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी लिफ्ट में है, उसको मैं समझाऊंगा, पहले इम्पल्स पे आते हैं। तो जैसे हमारा इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या होता है कि फॉर अ लार्ज फोर्स वर्क ऑन अ बॉडी फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, पहली बात तो कांस्टेंट नहीं होता। इम्पल्सिव फोर्स कैसा नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, और चेंजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। इन सच केस बी मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। यहाँ पे कुछ ये नहीं, सिर्फ इम्पल्स फोर्स का ये फार्मूला रखो, आई इक्वल टू एफ टी। और इम्पल्स का मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। इम्पल्स कैसी क्वांटिटी होती है, इम्पल्स होती है वेक्टर क्वांटिटी, और इम्पल्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम ऑफ द फोर्स। यहाँ पे हमें अब यहाँ से इसकी डायमेंशन निकालते हैं, एम एल टी की पावर -2 इंटू टी, तो एम एल टी की पावर -1 बन जाएगा। हमारा हमारा डायमेंशन बन जाएगा एम एल टी की पावर -1। ये किसके बराबर होता है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, मोमेंटम के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किंग। अब हमें जैसे फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दे दिया गया है, तो हमसे पूछा गया ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये एरिया हम लोगों को क्या बताता है, बताइए, इम्पल्स हो। तो ये एरिया हम लोगों को मोमेंटम बताता है, तो मतलब कि चेंज इन मोमेंटम होता है। तो इसको इम्पल्स, जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा था, उसे हम इम्पल्स थ्योरम भी कह सकते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जो कुछ भी कहें। एग्जाम्पल होते हैं हिटिंग, किकिंग, कैचिंग, जंपिंग, ड्राइविंग, कोलिजन। मतलब कि जो किक करते हैं जल्दी से, मतलब कि जितना स्पीड में किक करोगे तो उतनी ज़्यादा दूर जाएगी, ऐसे मान सकते थे कि नहीं, क्यों जाती है, यही होता है।
तो जैसे कि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि बॉलर होता है, बॉलर क्या करता है, एकदम से बहुत देर तक ऐसे हाथ पीछे करता है, तो वो इसीलिए करता है जिससे कि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाए तो उस पर कम फोर्स लगे, ये मान सकते हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम में थोड़ा टाइम मिल जाता है। और चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। जैसे कि हिटिंग और किकिंग अ बॉल वी डिक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हम क्या करते हैं, अपना टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट थोड़ा कम कर लेते हैं। और ये एग्जाम्पल किसके होते हैं, हिटिंग और किकिंग एग्जाम्पल होते हैं हमारे इम्पल्स वाले फॉर्मूले के। इससे क्या होता है, इम्पल्स का रिलेशन आता है। कैचिंग के टाइम पे हमारे हाथ पीछे कर लेता है और कम लगता है। बाई जंपिंग ऑन सैंड, जो हम लोग अगर किसी ग्राउंड पे कूदें और सैंड पे कूदें तो उसमें से हमें सैंड पे कम लगती है। सैंड पे क्यों कम लगती है, क्योंकि सैंड में टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाता है, और टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, मतलब कि फोर्स कम लगेगा, ऐसे मान सकते हैं। और एथलीट आर एडवाइज टू कम स्टॉप स्लोली आफ्टर फिनिशिंग, जैसे कि कोई दौड़ता है तो उससे ये कहते हैं कि तुरंत नहीं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओगे तो प्रॉब्लम होगी और तुम्हारी बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो इसलिए कहते हैं थोड़ा मूव करते रहो। और चाइना रैपर्स, चाइना रैपर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारी कुछ भी पैकिंग वाली चीज़ें होती थी, तो चाइना रैपर्स जो हमारी वो जो पन्नी होती थी जिनमें ऐसे ऐसे गोल टाइप के बने होते हैं, तो इन्हें हम लोग फोड़ भी लेते थे, इन्हें बोलते चाइना रैपर्स। तो चाइना रैपर्स पैकिंग से पहले इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इम्पल्स के लिए, बस ये एग्जाम्पल्स ही ध्यान रखने हैं। जैसे कि हमें एक फोर्स दे दिया गया है, उसका एक्सेलरेशन दे दिया गया है, तो एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर 0 पॉइंट, तो इम्पल्सिव फोर्स पूछा है, तो हम लोगों को इम्पल्सिव फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स चाहिए सबसे पहले फोर्स। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, एम इंटू ए, तो एम इंटू ए से फोर्स निकालेंगे और फिर इंटू टी कर देंगे। तो सॉल्व करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल निकालते हैं। तो जैसे क्वेश्चन से बताते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोगों को बताती है कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन अ क्लोज सिस्टम, मतलब कि ये इक्वेशन कब वैलिड होगी। सबसे पहली बात तो जब कोई हमारा अंदर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वहाँ पे ये वैलिड होगी। और एक्सटर्नल द इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल में चेंज बट देयर सम रिमेंस अनचेंज, मतलब कि अलग अलग का तो सेम चेंज कर सकते, वो अंदर अलग अलग अपना एक्सचेंज कर सकते, लेकिन ओवरऑल उनके पास कुछ नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही याद कर सकते हैं। ऐसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है, पहली बात तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जबकि हमारा न्यूटन लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे काम करता है। इस पर भी बात करेंगे। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमारा जो कंजर्वेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बताता है, मतलब कि लॉ ऑफ लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होता है। तो फॉर एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जैसे कि एक पर्सन है जंप आउट ऑफ अ बोट ऑन द शोर, तो बोट इज मतलब कि एक आदमी वो बोट में बैठा था, बोट से कूदा और बोट पीछे की तरफ मूव करती है। तो जो बोट हमारी पीछे की तरफ मूव करती है, तो ये किसके लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही तो हमें बता रहा है, मतलब कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही तो बता रहा है। अ पर्सन लेफ्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस surface can't get away from it by blowing air out of it कैन गेट, मतलब कि वो हम जैसे बैठा है तो हमने स्नीजिंग वगैरह बताया था, तो वो ही है कि मतलब कि वो कैसे जा सकता है, एक तो वो छींक के जा सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट डला हो तो उसे आगे फेंकेगा तो पीछे मूव कर जाएगा। और रिकॉइलिंग ऑफ गन भी हम लोगों ने पढ़ी थी। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, जैसे कि बुलेट है, बुलेट की स्पीड ज़्यादा होगी कि गन की स्पीड ज़्यादा होगी, तो हम लोगों को पता है कि बुलेट मतलब आदमी कैसे तेज़ी से दौड़ता है, तो बुलेट की स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द गन, गन की स्पीड कम हो गई बस। और नेगेटिव साइन अपोजिट के लिए शो कर रहा है और कुछ नहीं होता है। रॉकेट, रॉकेट किस वे वर्क करता है, तो रॉकेट हमारा